हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी क्राइम डायरीज। और आज मैं आपको जिस केस की कहानी सुनाने जा रहा हूं वो पाकिस्तान के दो आदमखोर भाइयों की कहानी है, जिनकी खबर ने ना ही सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मुझे पहली लाश जाए सिर्फ। हैं जी? पहली लाश जाए। पहली लाश है ये जो देगची में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव के हैं। पाँव के हैं? ये किसके पाँव के हैं जी? किसके पाँव के हैं ये? मर्द के हैं, पता नहीं रानी के हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2011 में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक दरिया खान नाम का एक शहर है। इस दरिया खान नाम की जगह पर दो भाई रहा करते थे, बड़ा भाई मोहम्मद फरमान अली और छोटा भाई मोहम्मद आरिफ अली। इन दोनों भाइयों की उम्र तकरीबन 35 साल और 30 साल थी। वैसे तो इन दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद साल 2010 में इन दोनों भाइयों की बीवियां उनको छोड़कर चली जाती है, क्योंकि ये दोनों भाई कोई काम नहीं करते थे, अपना सारा वक्त घर के बाहर बिताते थे और उनके साथ काफी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस भी होता था। उनके घर में लगभग हर दिन झगड़ा होता था और एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन दोनों की बीवियों ने उनका घर छोड़ दिया और कहीं और जाके रहने लगी। उन दोनों के घर से जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर आता है साल 2011। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में एक ऐसी घटना घटी जिसको जिसने भी सुना वो पूरी तरह से हैरान रह गया। दरअसल जिस इलाके में ये दोनों भाई रहा करते थे वहां से कुछ ही दूरी पर एक कब्रिस्तान पड़ता था, जहां पर कुछ ही वक्त पहले एक 24 साल की लड़की जिसकी मौत कैंसर से हुई थी उसको मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ दफनाया गया था। उस लड़की के परिवार वाले उसको वहां उस कब्रिस्तान में दफनाकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन फिर अगले दिन जब उसके परिवार वाले दोबारा उस कब्र के पास जाते हैं तो उसके कब्र को देख उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। उन्हें लगता है कि किसी ने तो उस कब्र के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो दोबारा से उस कब्र को खोद कर देखेंगे। जब वो लोग कब्र खोद कर चेक करते हैं तो उन्हें जो दिखता है वो देख उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि उस लड़की की लाश वहां से गायब है, वो लाश वहां पर है ही नहीं। उसके घर वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की की लाश को कुछ ही वक्त पहले उन्होंने दफनाया था वो अचानक से गायब हो चुकी है। वहां मौजूद किसी भी इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अचानक से हो क्या रहा है। फिर वो लोग तुरंत भागकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और उन्हें इस घटना के बारे में बताते हैं। पुलिस को सारी बातें बताई जाती है और उसके बाद पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक लाश अपनी कब्र से गायब कैसे हो सकती है। फिर कुछ दिनों तक तो ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती है, लेकिन उसके बाद पुलिस वाले ये डिसाइड करते हैं कि उस कब्रिस्तान से कुछ ही दूरी पर जितने भी घर हैं वो उन सभी घरों में पूछताछ करेंगे। वो लोग सभी घरों से पूछताछ तो करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था जिससे कि ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके। लेकिन फिर अचानक से कुछ ही दिनों बाद एक आदमी पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों को ये स्टेटमेंट देता है कि उसने एक इंसान को कब्रिस्तान में बार बार जाते हुए देखा है। वो ये भी बताता है कि वो उसके घर को भी जानता है और उसके घर के अंदर कुछ अजीब से टोटके के सामान रखे हुए हैं। वो घर दरअसल किसी और का नहीं बल्कि वही दोनों भाई मोहम्मद फरमान अली और आरिफ अली का था। पुलिस को कई दिनों बाद इस घटना के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस घर में जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें उस लाश के बारे में वहां से कुछ पता चल जाए कि वो लाश आखिर कहाँ है। अब पुलिस जब इन दोनों भाइयों के घर जाती है तो उन्हें फरमान अली घर में मिलता है, जो अपनी बहन और अपने माँ बाप के साथ रह रहा था। फिर पुलिस वाले फरमान अली से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर पुलिस वाले पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उनको उस घर से कुछ भी नहीं मिलता। फिर पुलिस वाले देखते हैं कि उस घर में एक और कमरा है जिसमें बाहर से ताला लगा हुआ है। पुलिस वाले जब उस कमरे के बारे में पूछते हैं कि वो कमरा किसका है, तो फरमान अली बताता है कि वो कमरा उसके भाई आरिफ अली का है। जब फरमान से आरिफ के बारे में पूछा जाता है तब वो बताता है कि आरिफ अभी घर पर नहीं है, वो अभी कुछ वक्त पहले ही घर से बाहर गया है। फिर पुलिस वाले उस ताले की चाबी मांगते हैं और दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसने के बाद पुलिस को उसी कमरे के बीच में एक पतीला दिखाई देता है जिसमें कुछ मांस के टुकड़े रखे हुए थे और उसी पतीले के पास में एक छोटी कुल्हाड़ी और एक चाकू भी रखा हुआ था। शुरुआत में तो पुलिस उस पतीले पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर अचानक से एक पुलिस वाले की नजर उसी कमरे के फर्श में एक लाइन में चल रही चींटियों पर जाती है। वो चींटियां सीधे उसी कमरे में रखी एक चारपाई के नीचे जा रही थी। फिर पुलिस की टीम चारपाई के नीचे चेक करती है तो वहां पर उन्हें एक बोरी मिलती है
जब उस बोरी को खुलवाया जाता है तो उसके अंदर का जो नज़ारा था उसे देख पुलिस वालों का दिमाग घूम जाता है। वो देखते हैं कि उस बोरी के अंदर उसी लड़की की लाश थी जिसको कुछ वक्त पहले कब्रिस्तान में दफनाया गया था और जो अचानक से कब्र से गायब हो गई थी। उस लड़की का एक पैर कटा हुआ था और जो पतीला उस कमरे के बीच में रखा हुआ था उसी पतीले में उस कटे पैर को पकाया गया था। फिर पुलिस ने जब उस छोटी कुल्हाड़ी और चाकू की जांच करी तो उसमें भी मांस के कुछ टुकड़े लगे हुए थे। पुलिस को अब कहीं न कहीं ये शक हो चुका था कि उस बर्तन में जो मांस के टुकड़े हैं वो इसी लड़की के हैं। लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए पुलिस वाले उस बर्तन को लैब में जांच के लिए भेज देते हैं और जब कुछ दिनों बाद लैब से रिपोर्ट आती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो सारे मांस के टुकड़े किसी इंसान के थे। फरमान अली को तो पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब जैसे ही पुलिस वालों का शक यकीन में बदलता है कि उस पतीले में रखे मांस के टुकड़े किसी जानवर के नहीं बल्कि किसी इंसान के थे, तो वो लोग आरिफ अली की भी तलाशी शुरू कर देते हैं और कुछ ही वक्त में फरमान के भाई आरिफ को भी पकड़ लिया जाता है। पुलिस अब इन दोनों भाइयों से पूछताछ करती है और इस पूछताछ में आरिफ बताता है कि उसके बड़े भाई फरमान अली ने ही उस लड़की के मांस को पकाया था, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उस इंसानी मांस को खाया। अब जैसे ही ये बात धीरे धीरे करके बाकी मोहल्लों में फैली तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि उनके शहर में दो ऐसे आदमखोर भाई रहते हैं जो पहले तो किसी कब्र से लाश को बाहर निकालते हैं और उसके बाद उसको पकाकर खा जाते हैं। अब इस कन्फेशन के बाद पुलिस वाले इन दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लेते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाकर थोड़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं। इस पूछताछ में जो भी चीज़ें वो दोनों बताते हैं उसे सुन पुलिस वालों का भी दिमाग घूम जाता है। वो बताते हैं कि अब तक में वो 100 से भी ज़्यादा लाशों को कब्र से बाहर निकालकर उनको पकाकर खा चुके हैं और जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो उन्होंने बताया कि ऐसा करने के लिए उनको एक जादू टोना करने वाले ने कहा था कि अगर तुम इंसानी मांस खाओ तो तुम्हारे सभी दुख खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। वो दोनों भाई उसकी बातें सुनकर उस पर यकीन करने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो ऐसा ही करेंगे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी जिंदा इंसान को मार सके। इसलिए वो कब्रिस्तान जाने लगे और जिस लाश को उस दिन कब्रिस्तान में दफनाया जाता वो उस रात को उसकी कब्र खोदकर लाश को बाहर निकालते और उस लाश को अपने घर ले आते और फिर उसको पकाकर खा जाते। जब पाकिस्तान के लोगों को इन दोनों भाइयों की ये बात पता चलती है तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है। जगह जगह पर ट्रैफिक जैम होने लगते हैं और लोग इन दोनों आदमखोर भाइयों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग करते हैं। उस वक्त पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा इतना तेज था कि वो लोग ही इन दोनों भाइयों को मार देना चाहते थे। इसके बाद पुलिस वाले इन दोनों भाइयों को अदालत ले जाते हैं और उनके ऊपर मुकदमा शुरू होता है। लेकिन अदालत से जो खबर बाहर आती है उसे सुन सभी लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी कोई कानून ही नहीं है जिसके तहत इन दोनों भाइयों को सजा दी जाए। कोई ऐसी धारा कानून में थी ही नहीं जो इन दोनों भाइयों पर लागू की जा सके। लेकिन फिर भी इन दोनों भाइयों को इंसानी लाश के साथ ऐसी हरकत करने के लिए 2 साल की सजा सुनाई गई। वो दोनों भाई साल 2011 में जेल जाते हैं और 2013 में उनकी सजा पूरी होने के बाद ये जेल से रिहा हो जाते हैं। और रिहा होने के बाद जब वो दोनों अपने शहर जाते हैं तो वहाँ के जो लोग थे वो उनका काफ़ी विरोध करते हैं। उस वक्त भी उन लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वो उन दोनों भाइयों को मार डालना चाहते थे। वो दोनों भाई किसी तरह लोगों से अपनी जान बचाकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी प्रोटेक्शन के लिए मांग करते हैं। पुलिस भी इनको प्रोटेक्शन देती है और इन दोनों को पब्लिक के गुस्से से बचा लिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद ये दोनों भाई अपने इलाके, अपने घर को छोड़कर कहीं और रहने लगते हैं। पुलिस वालों ने भी इनको इनका नाम गुप्त रखने के लिए कहा था और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया और काफी वक्त तक वो दोनों एक गुमनामी की जिंदगी जीते रहे। लेकिन अभी ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। इस इंसिडेंट के तकरीबन 1 साल बाद पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है कि एक घर है जहां से एक बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही है। अब पुलिस उस इलाके में पहुंचती है और लोगों से पूछती है कि आखिर उस घर में कौन रहता है, लेकिन किसी को भी कुछ पता ही नहीं था कि आखिर उस घर में रहता कौन है। खैर, जब पुलिस वाले उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो दरवाजा खोलने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि आरिफ था, जो वहां अपने भाई के साथ रह रहा था। पुलिस वाले जब उस घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक कमरा दिखता है जिसमें ताला लगा हुआ था। पुलिस वाले जैसे ही उस ताले लगे कमरे के अंदर जाते हैं तो वहां का मंजर देख पुलिस वाले और इलाके के सभी लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक बच्चे का कटा हुआ सर रखा हुआ था। अब पुलिस वाले इन दोनों भाइयों को दोबारा से अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आते हैं। फिर जब उन दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने पुलिस को बताया कि इस बच्चे की मौत कुछ ही वक्त पहले हुई थी, जिसके बाद इसे पूरी रीति रिवाजों के साथ दफनाया गया था
और जिस दिन इस बच्चे को दफनाया गया था उसी दिन रात को इन दोनों ने मिलकर उस बच्चे के लाश को कब्र से बाहर निकाला और लाश को कब्र से बाहर निकाल उसके मांस को खाने के लिए वो उसे अपने घर ले आए। यानी सजा काटने के बाद भी ये दोनों भाई आदमखोर बने ही हुए थे। अभी भी इनको ना कोई डर था और ना ही कोई पछतावा। इसके बाद फिर इन दोनों भाइयों को अदालत ले जाया जाता है, जहां ये बात पता चलती है कि अब तक ये दोनों भाई लगभग 150 से भी ज्यादा लाश खा चुके हैं। इन दोनों भाइयों का खौफ उस वक्त पाकिस्तान में इस कदर फैला हुआ था कि जब लोग कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने या दुआ करने के लिए जाते तो उनके मन में कहीं न कहीं ये शक होता कि इस कब्र में लाश है भी या नहीं। अब अदालत पर काफी दबाव था, लोग काफी गुस्से में थे और इन दोनों भाइयों को अब 2-2 साल की सजा नहीं सुनाई जा सकती और कानून के तहत भी इन दोनों भाइयों पर कोई धारा नहीं लगाई जा सकती थी। लेकिन इन दोनों भाइयों ने जो किया था उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए साल 2015 में अदालत ने इन दोनों भाइयों को 12-12 साल की सजा सुनाई और आज के टाइम में ये दोनों अभी भी पाकिस्तान के जेल में सजा काट रहे हैं और लगभग 2027 तक ये उसी जेल में रहने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इनकी सजा के 12 साल पूरे होने के बाद ये एक नॉर्मल जिंदगी जिएंगे या उस वक्त भी ये दोनों ऐसे ही आदमखोर बने रहेंगे। खैर ये तो वक्त की बात है और वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ मैं इस कहानी को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। तो दोस्तों ये थी कहानी पाकिस्तान के 2 आदमखोर भाइयों की। इस केस के रिगार्डिंग आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।